विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंच चुके हैं संविधान के। भारतीय संविधान का भाग 9 भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। उसके बाद भाग 9 क जिसमें क्या है? नगर पालिकाएं, है ना, स्थानीय जो नगर प्रशासन होता है उसके बारे में। 243 से 243 ZG। उसके बाद फिर 9 ख में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां। कहां से? 243 ZH से ZT तक। ठीक है। तो भाई ऐसा होता है कि जो ये वाला पार्ट है, पार्ट 9, इसमें खासकर जो पंचायत है इसको यूपीएससी से लेकर लोक सेवा आयोग से लेकर हर जगह क्या किया जाता है? कंसीडर किया हुआ रहता है। किसमें? सिलेबस में। इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने बेरेक्ट उठाना है। 243 से 243 ओ तक के जितने आर्टिकल हैं उनकी जो हेडिंग्स हैं वो याद करनी सबसे पहले। अंदर क्या है वो बात की बात है। पहले क्या याद करना है कि जी 243 में परिभाषा दे रखी, अंदर नहीं पढ़ना है अभी। 243 क में जो है वो ग्राम सभा दे रखी, ग्राम सभा होती क्या है। 243 ख में क्या है? पंचायतों का गठन दे रखा। ऐसे करते करते आपने 243 ओ तक, और फिर उसके बाद 243 पी से 243 ZG तक, और फिर उसके बाद 243 ZS से ZT तक। ये सब आपने क्या करना है? जो पार्ट 9 ख है, भाग 9 ख संविधान का, वो बाद में जोड़ा गया है। उसका संविधान संशोधन भी याद करना है। वो बात की बातें हैं। फिलहाल मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे आ रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, कि होता क्या है स्थानीय स्वशासन। तो इसी के अंदर हम पंचायत भी पढ़ेंगे, नगर पालिका भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो माना आपसे पूछ लिया कि भाई स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। समझ में आया? माना आपकी स्ट्रीट लाइट टूट गई, माना, या फ्यूज हो गई, तो कहाँ जाओगे? संसद में? वहां धरना दोगे हैं? या प्रधानमंत्री से बोलोगे फोन करके कि जी हमारे जो क्या है गांव में जो नालियां हैं या जो लाइट है वो खराब हो चुकी है, या जो क्या बोलते हैं बार बार हाथी आ रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है हमारी। किससे बोलोगे? प्रधानमंत्री से। इसलिए मैंने बोला स्थानीय स्वशासन। अब क्या लैंग्वेज टफ होती है ना। आप बोलते हो बुकिश लैंग्वेज, तो भाई किताब से ही पढ़ना पड़ता है, बाकी और तो कोई स्रोत होता नहीं है। अपनी भाषा में लिख लो कि वहाँ का शासन वहीं के लोगों के द्वारा, तब देखना कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी अच्छी भाषा बोली मैंने कि वहाँ का शासन वहीं के लोगों के ना, गांव का शासन गांव के लोगों के द्वारा, और शहर का शासन शहर के लोगों के द्वारा, है ना। लेकिन मैंने कहा इसमें आपने क्या करना है कि शब्दों को पकड़ना है कि स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है। जैसे कि मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, शादी की कार्ड में ये भी लिख सकते हैं 8 बजे खाना खाने आ जाना। खाना खाने ही तो जाते हैं लोग, या देखने आ जाना क्या पहन रखा है दूल्हे दुल्हन ने, जो भी है। ठीक है, या अपनी जो आपने कमियां निकालनी है वो निकालने 8 बजे आ जाना, 9 बजे तक का समय है। ऐसा भी तो लिख सकते थे, लेकिन कार्ड में बड़ी अच्छी भाषा का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जब भी आपसे पूछेगा स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, तो मुख्य भाषा में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकरण समझते हैं, जब शक्तियां एक जगह पर ना होकर बांटी जाती हैं कई स्तरों पर। तो मैंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भाई गांव का प्रधान कौन? आपके गांव का। गांव के वार्ड मेंबर कौन? आपके गांव के। किसने चुना? आपने चुना ना, वो आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपना ईमान बेच देते, नहीं करते, खा जाते हैं। ऐसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, उसमें भी क्या आपका जो
मेयर होगा वो कौन? आप ही के बीच का। जो पार्षद होंगे वो कौन? आप ही के बीच के। किसने चुने? आपने चुने। आपकी समस्याओं का निदान कौन करेंगे? वो करेंगे। क्या क्या काम कर सकते हैं भाई? पंचायतें क्या काम करेंगी, नगर पालिकाएं क्या काम करेंगी, कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या कहाँ जाना पड़ेगा? अनुसूचियों में जाना पड़ेगा। तो 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन सन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची दे रखी, उसमें 29 काम विषय दे रखे हैं कि भाई इस पर काम करेगी कौन? पंचायत। यही है 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 बोल सकते हो आप, ठीक है। उसमें क्या है कि 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं और ये अलग अलग संविधान संशोधन यानी 73 और 74 याद रखना आपने, और सन याद रखना 1992 और 92-93। समझ में आ गया? तो पंचायत कहाँ से काम करेगी? 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से किसी पर काम करेगी, सब पर या किसी पर, है ना। और पंचायतें कहाँ पर काम करेंगी? तो सॉरी, नगर पालिकाएं कहाँ काम करेंगी? नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सब कहाँ पर काम करेंगी? आपकी 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय दे रखे हैं उस पर काम करेंगे। वो क्या होते हैं वो याद कर लीजिएगा सबसे पहले तो, क्योंकि यूपीएससी पूछेगी आपसे कि निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची में कौन सा कार्य ग्राम मतलब पंचायत का नहीं है, या कौन सा कार्य आपका किसका 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है उनका नहीं है। तो काम याद करने पड़ते हैं पहले, 29 सब विषय और 18 विषय। इतना समझ में आ गया? ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। मेरे ख्याल से कुछ याद होगा अगर इतिहास आपने पढ़ा है। मौर्य काल में हमने पढ़ा था कि पाटलिपुत्र की जो शासन, नगर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी वो, या नगरों की जो नगर प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो क्या 5-5 सदस्यों की 6 समितियां चलाया करती थी। याद आया कुछ? यानी 5-6 के 30 सदस्य होते थे, 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। याद आया कुछ? तो भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं, और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। इवन चोलों के समय में पढ़ते हैं हम स्थानीय प्रशासन के बारे में। किसके समय में? परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन मिला है एक। परांतक फर्स्ट जो है वो राजा है, उसका एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। उसमें भी अगर आप देखेंगे उस जमाने में दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रथाएं क्या थी? स्थानीय प्रशासन प्रचलित था। इतना समझ में आ गया? ठीक। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। कब मान्यता प्रदान की गई? 1864 में की गई। सन पूछ चुका है कि कब मान्यता प्रदान की गई, आंसर 1864 में। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की। किसने? लॉर्ड मेयो। कौन लॉर्ड मेयो? वही लॉर्ड मेयो जिसके नाम पर मेयो, अजमेर में मेयो कॉलेज है। वही लॉर्ड मेयो पहला वाइसरॉय जिसकी हत्या की गई थी इस देश में। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी अंडमान निकोबार में, एक कैदी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। उस लॉर्ड मेयो ने 1870 में पंचायतों के कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की। इतना समझ में आ गया? 1882 ईस्वी में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड रिपन, कौन? जितना बुरा लिट्टन उतना अच्छा रिपन। लिट्टन ने दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, रिपन ने उन सबको ख़त्म किया। रिपन के समय में सिर्फ एक क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी कौन सी? भारतीय न्यायाधीशों को समानता देने वाली, कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का क्या करेंगे? इल्बर्ट बिल विवाद। याद आया? इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? रिपन के समय। बाकी रिपन का जो काल है वो बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। क्या दिया गया? उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन, किसको कहते हैं? भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पिता माना जाता है वो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है।
इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मैंने बता रखा, जहाँ पर भी अधिकार मिलेगा वहाँ पर मैग्ना कार्टा वर्ड यूज करेंगे। मैग्ना कार्टा जो असली था वो 1215 में इंग्लैंड में साइन हुआ था। मूल अधिकार मांगे थे जनता ने अपने राजा से, याद आया? ठीक है भाई। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में, CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, शाही कमीशन, शाही आयोग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? राजकीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना, है ना। राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, अध्यक्ष कौन थे? हॉब हाउस थे। पूरा नाम याद करना पड़ेगा, CEH हॉब हाउस। कब? 1907 का गठन किया गया था। आयोग ने 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। क्या किया? बल दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने जब अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया, किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने भी। किसने? कब? 1900, ये वही है जिसपे बम फेंका था। किसने? योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। कौन कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अवध बिहारी, बसंत कुमार, अमीर चंद। कौन याद करेगा? एक और नाम होगा, देखो ढूंढो, किताबें खोल के रखो। ये वही लॉर्ड हार्डिंग है। तो 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी शासकीय रिपोर्ट में, अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया था। कौन कौन थे भाई? बसंत कुमार, अवध बिहारी, अमीर चंद। ढूंढो, आप भी ढूंढो, क्यों नहीं ढूंढो? बाल मुकुंद। क्वेश्चन बना हुआ है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वाइसरॉय। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करके स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया। किस में रखा गया? आपको पता ही है कि 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। और जब हम 1935 का एक्ट पढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, तब हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। अब ये जो द्वैध शासन होता था, ये क्या था? दो तरह के विषय होते थे। एक होते थे आरक्षित, कैसे विषय होते थे? और दूसरे होते थे हस्तांतरित। हस्तांतरित बोलते थे ट्रांसफर्ड। इसमें कम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते थे, और जो आरक्षित विषय होते थे वो क्या होते थे? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे। आरक्षित विषयों का शासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से चलाता था। और हस्तांतरित विषयों का शासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो है भारतीय मंत्रियों के सहयोग से चलाता था। कुछ याद आ रहा है? 1919-1935 का एक्ट, अगर ढंग से पढ़ा होगा आपने तो, है ना। तो भाई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में ये बता दिया मैंने। इस अधिनियम यानी 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करके स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती थी। किसके प्रति? प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। 1920 में संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी बोलते थे इसको, आज आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, उसी का नाम संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत असम, आज आप असम बोलते हो, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। क्या किया गया? कानून बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। कब? 1935 के समय में एक्ट द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया, स्टेट
लिस्ट में ले आए। किसमें? जबकि पहले कहाँ था? पहले हस्तांतरित में था 1919 के एक्ट तक। 1935 में वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बन गया। तो समझ में आ गया? ठीक है जी। जो गांधीवादी नेता थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, कौन? प्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया एवं संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से के भाग में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 40, तो गांधीयन डीपीएसपी भी बोलते हैं इसको, आर्टिकल 40 को। इसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 40 में लिखा हुआ। तो मैंने कह दिया आपको कि सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल, कौन? ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 के में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया। ठीक है। केसी कुमारप्पा ने स्वतंत्रता के बाद यानी केसी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। क्या किया? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। एसके डे को इसका मंत्री बनाया गया। सारे क्वेश्चन बने हुए क्या हो रखे? किसी न किसी समय में पूछे गए हैं। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के पहले जो मंत्री थे वो कौन थे? आंसर एसके डे थे। कौन थे? एसके डे। ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ किया। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया। किसके? अब आपने क्रम याद रखना है भैया। गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करना था, देश आजाद हो गया था, गांधी की बड़ी भूमिका थी। तो क्या किया गया? सबसे पहले केंद्र में पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय बनाया गया। एसके डे को उसका मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952। अब ये क्रम पूछा एक बार यूपीएससी ने। क्या पूछा? सीधे पंचायत व्यवस्था नहीं लागू हो गई हमारे यहाँ। पहले आया 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और उसमें भी क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो पहला स्थापित कार्यक्रम था वो क्या था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। दूसरे नंबर पे आपने राष्ट्रीय प्रसार सेवा को रखना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद क्या रखना है आपने? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। बल्कि फोर्ड फाउंडेशन का भी क्वेश्चन बना हुआ है ना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता की रुचि पैदा करना। जनता में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सामाजिक पुनरुद्धार यानी सोशल वेलफेयर, पुनरुद्धार मतलब दोबारा उद्धार हो उसका, कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था। लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिसके कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। जनता तक पहुंचा ही नहीं। काम उद्देश्य क्या था? जनता में रुचि पैदा करना। जनता तक पहुंचा ही नहीं, अधिकारियों के हाथ में घूमता रहा। अधिकारियों के हाथ में घूमने के कारण क्या हो गया? असफल रह गया। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया भाई? कई समितियों का गठन किया गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। कौन है? उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट समिति है कौन भाई? अशोक मेहता तो बाद में आई। बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद है संतानम समिति 1963। कौन है? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1956। दूसरे नंबर पे क्या है? संतानम। क्रम पूछा उत्तराखंड वालों ने, सही क्रम क्या है?
समझ में आया? बलवंत राय मेहता समिति 1956, संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, 77, GVK राव समिति 1985, 1985, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। इनका क्रम याद करना पड़ेगा। उत्तराखंड वालों ने कहा सही क्रम क्या है। अब बच्चे पढ़ के गए खाली बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और एक पढ़ के गए मेरे ख्याल से सिंघवी या थुंगन करके पढ़ के गए। उन्होंने मोटा मोटा पढ़ा, बीच के पूछ लिए, क्या करोगे? इसलिए सारा याद, क्रम कम से कम याद रखना है। कौन कौन? बलवंत राय मेहता, सनबी बालिके, सनबी। यहाँ पे एक एक चीज याद करते हुए चलना है। जिस चीज को सिलेबस में कंसीडर किया जाता है उसमें से क्या पूछ ले कुछ नहीं कह सकते, इसलिए सन भी याद करने पड़ेंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1956, संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। अब इन्होंने क्या कहा? किसने कहा कि महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए, किसने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST जो भी है OBC, किसने अलग अलग चीजें, किसने कहा EVM मतलब बैलेट का, है ना। तो सबसे पहले भाई कौन नाम आता है? बलवंत राय। ये नाम तो पुरानी पिक्चरों में कई बार सुना होगा आपने, अमरीश पुरी, बलवंत राय, है ना। ये तो याद रहेगा आपको, बलवंत राय मेहता समिति। हाँ जी, किसमें थे? घायल में था बलवंत राय, है? बलवंत राव, वहाँ तो बलवंत राव था कि बलवंत राय? चलो, तो बलवंत राय मेहता समिति भाई 1956, बड़े विद्वान व्यक्ति थे ये अमरीश पुरी का किरदार वो अलग है, ठीक है। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी के नाम का अपमान नहीं करना है। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हीं की वजह से आज आपकी जो पंचायतें वगैरह जो भी हैं वो उन्हीं की देन है, ठीक है। अशोक मेहता हो गए, बड़े नाम है, PK थुंगन, डॉक्टर LM सिंघवी, GVK राव, है ना। तो भैया बलवंत राय मेहता समिति 1956, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर, अभी यहाँ पर ध्यान देना आपने, गांव से लेकर जिला स्तर तक, गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। किसका? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव के साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायती राज समिति के स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना, क्या बना? अरे यार, वास्तुकार और शिल्पी थोड़े क्वेश्चन बनेगा, पूरा बोलना पड़ेगा आपको। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। 3 टियर सिस्टम दिया इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आज भी जो है हमारे यहाँ पैटर्न वो क्या होता है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती है, ब्लॉक बोलते हैं इसको, है ना। सुने होंगे आपने, नहीं सुना? BDC मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर सुने हैं? ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, सुने हो? ग्राम स्तर पर फिर सरकार का एक कर्मचारी होता है
वीडीओ बोलते हैं इसको, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रखंड स्तर पर एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, अफसर बिटिया पीसीएस होती है। वो कौन होती है? अरे अफसर बिटिया एक नाटक आता था, उसमें बीडीओ बनती है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट। नहीं 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 देखे हो? पुराना नाटक था, कितने साल पहले आता था भाई। इस प्रकार का नाटक आने चाहिए, कई लोग तैयारी शुरू करते हैं देख के, है ना। एक पिक्चर थी आमिर खान की, सरफरोश, है ना, उसमें एक गाना चला और उसमें वो आईपीएस बन गया। लोगों को लगा ऐसे ही बनते होंगे आईपीएस, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज़ है ना। एनसीसी की परेड करते करते आईपीएस बन गए। कई लोगों ने तैयारी शुरू की, कईयों ने गंगा जल देख के तैयारी शुरू की कि गंगा जल, है ना, ऐसे ही जाएंगे कि हम किस में, रोडवेज में बैठ के। क्या बताना, गंभीरता को समझो कंपटीशन की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ असंभव है, कठिन है, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। इतनी कम समय की एक गाना चला और आप बन गए क्या आईपीएस। पढ़ना पड़ता है, जलना पड़ता है ना। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। चलो जी, तो कहाँ तक पहुंचे हम? बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। तो मैंने कहा देखो, फिर जिला स्तर पर डीएम होता है। कौन होता है? जैसे ग्राम स्तर पर आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं उसको। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ बोल रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं। और ऊपर स्तर पर क्या बोल रहे हैं? डीएम देखेंगे। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी, उसके जो सरकार की तरफ से अधिकारी होंगे वो कौन होंगे? डीएम होंगे। बाकी जो होंगे वो आपके चुने हुए लोग होंगे। ग्राम स्तर पर भी चुने हुए लोग होते हैं, है ना। चलो, तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में, कहां पर? आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर, कहां पर? आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में पंचायती राज को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959, फिर डेट याद करनी पड़ेगी आपको। कौन सी? 2 अक्टूबर 1959 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नागौर जिला याद करना पड़ेगा, राजस्थान याद करना पड़ेगा, बगदरी गांव तक क्वेश्चन पूछा है। कहां से पूछा है? बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया भारत में? आपने बोलना 2 अक्टूबर 1959। बोलेंगे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? फिर पूछेंगे कहां पर? आंसर बगदरी गांव। फिर पूछेंगे कहां? नागौर जिला। फिर पूछेंगे कहां? राजस्थान। लेकिन अगर पूछ लिया प्रायोगिक तौर पर तो आपने बोलना आंध्र प्रदेश। क्या बोलना है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है भाई। तो संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1959 को। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। क्या की गई? उसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि पहला सबको याद है कि राजस्थान, बगदरी गांव, नागौर जिला, लेकिन पूछेगा दूसरा राज्य कौन था? आंसर आंध्र प्रदेश। 1960 में फिर तीसरा कौन था? असोम, तमिलनाडु और कर्नाटक। 1962 में कहा महाराष्ट्र, 63 में कहा गुजरात, 64 में कहा पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। सने सने अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। क्लियर हो गया? अब अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यही बनाता। क्या बनाता? पंचायती राज व्यवस्था का जो लागू होने का सही क्रम है राज्यों में वो क्या है? तो पहला ऑप्शन तो सभी को पता होता, कौन सा? राजस्थान। दूसरा आंध्र प्रदेश। तीसरा एक साथ बोलना पड़ेगा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक एक साथ हुआ। चौथा महाराष्ट्र। और पांचवा छठा। फिर मैं पूछता कि अब सही बताओ इसमें से कितने, क्या? तो सारे सही हैं, अभी तो सारे सही बताए मैंने। चलो, तो कुछ ना कुछ चालाकी में भी करता, ट्रैप में फंसाता आपको, है ना। चलो, अशोक मेहता समिति 1977। कौन? अशोक मेहता समिति 1977। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 में अशोक मेहता
समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। इसने कहा 2 टियर होना चाहिए, 2 स्तरीय होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया। जबकि हमारे देश में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत चलती। ठीक है। इसने क्या कहा? इसने कहा जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। सीधे मंडल पे पहुंच गया भाई। अगर इसकी बात मानते तो फिर तो गढ़वाल में गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, 2 ही मंडल पंचायतें होती। चलो, अपनी अपनी राय है। मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना था। क्या करना था? किसको? जिला परिषद को। तो यार फिर डिसेंट्रलाइज कहाँ हुआ? फिर आप जब ग्राम स्तर पर अधिकार दोगे तभी तो हम बोलेंगे कि क्या विकेंद्रीकरण की बात, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात तभी होगी जब, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होती? गांव होती है। गांव स्तर पर आपने लोकतंत्र पहुंचा दिया। ग्राम पंचायत सबसे छोटी संसद होती है देश की। क्या होती है? संवैधानिक संस्था होती है। क्या होती है? संवैधानिक संस्था होती है। तो भाई क्या कहा इन्होंने? जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं को तैयारी जिला परिषद द्वारा व क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। समिति का मत था कि पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों का खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो यार ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाता। आप गांव में वोट देने जाते हो अपने प्रधान को, तो क्या वहाँ आपको कहीं पर हाथ, हाथी, कमल कुछ दिखता है क्या? वहाँ तो यही होता है, 2 बैलों की जोड़ी होगी, बाल्टी होगी, पतंग होगी, इस तरह के चुनाव चिन्ह होंगे ना। तो राजनीतिक नहीं बनाना है नीचे। इसने कहा कि राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। बताओ यार। और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे बताया जा रहा है ऐसे कि ऐसे ऐसा करना है आपने, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन को क्या नहीं किया गया। तो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। समिति का सुझाव था कि पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जाने चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम की भी स्थापना होनी चाहिए। ये सही कहा इसने। इसलिए आपने देखा होगा वित्त आयोग होता है पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए होता है। एक तो 280 में पढ़ा आपने देश का वित्त आयोग, बाकी कहाँ पढ़ा आपने वित्त आयोग? पक्का चेक करो। है 243I और 243Y है ना। तो पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। एक बात ये कही, ये भी ठीक कही, पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज के अंतर्गत वित्त निगम का भी स्थापना होनी चाहिए। अब सुनो भाई, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा। किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा। इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये हाईलाइटेड नहीं है बुक में, इसको बुक में हाईलाइट करो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पंचायत का चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि देखो, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राज्यों में विधान सभाओं का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है? देश का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? लेकिन पंचायतों का और नगर पालिकाओं का जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? देश के निर्वाचन आयोग का आर्टिकल क्या है? भाग 15, आर्टिकल 324। 324 से कहां तक?
329 है ना। और राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 2 जगह पे है, 243 के 243 ZA कजा, याद कराया था। ये भी किसने कहा भाई? अशोक मेहता ने कहा। किसने कहा? अशोक मेहता ने कहा। ठीक है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पंचायतों का चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। भले ही अस्वीकार किया गया, फिर भी पढ़नी पड़ती है अशोक मेहता समिति, क्वेश्चन बनता है वहां से। ये 2 समितियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? बलवंत राय और अशोक मेहता। समझ में आ गया? अब ये ना हो कि क्वेश्चन आए बलवंत राय मेहता समिति के बारे में लिखिए मेंस में, और आप बन जाएं सनी देओल और बलवंत राय, है ना, और अंदर से क्या ना है। तो उसके लिए लिखना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी भाई? कहीं सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा आपको? बलवंत राय, बलवंत राव था कि राय था भाई? पक्का? चलो, तो बलवंत राय जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार और शिल्पी हैं भाई। इन्हीं की देन है पंचायत है, मतलब इन्होंने डिजाइन बताया हमें कि ऐसा होना चाहिए। चलो, डॉक्टर जीवी के राव समिति 1985। जीवी के राव ने क्या कहा? जो थोड़ा सा अलग चीज कही ना, पीवी के राव समिति जो भी अलग कहा है ना, उसको हाईलाइट करना है आपने। क्या करना है? जैसे मैंने बता दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये किसने कही? अशोक मेहता ने कही। अब ये क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? अर्बन और रूरल समझते हो? रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। अब वहां पर डेवलपमेंट, 2 प्रकार से डेवलपमेंट करने पड़ेंगे ना। पता चला शहर डेवलप हो गया और गांव का क्या होगा? तो रूरल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन, यानी उन्मूलन को क्या बोलते हैं? उन्मूलन मतलब जड़ से मिटाना, हटाना गरीबी को। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बाद में लोगों ने यही कहा गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए, है ना। चलो, गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर जीवी के राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था भाई। किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, सुन लीजिए, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। किसको? जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया था। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायतों का कार्यकाल, तो नंबर 1 आपने बोलना वित्त आयोग के गठन, दूसरा आपने बोलना पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, तीसरा आपने बोलना है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, चौथा बोलना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश। क्या पहले महिला पढ़ा आपने कहीं पर? नहीं पढ़ा। यानी महिला की सिफारिश कौन कर रहे हैं? जीवी के राव समिति कर रही है। महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई, परंतु इन सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। अब आती है डॉक्टर ML सिंघवी समिति 1986। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, अब देखो फिर ये रिकमेंडेशन जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 क्या बोला? LM सिंघवी समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। LM सिंघवी समिति, ठीक है। दूसरा, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर हों और नियमित रूप से हों। आज भी नहीं होते हैं, दल होते हैं, अंदर ही अंदर होते होंगे पर चुनाव चिन्ह नहीं होते हैं इसमें, ठीक। गैर दलीय आधार पर हम नियमित रूप से कराने। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या?
न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, क्या करने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। किसने? एल.एम. सिंघवी। वो जो आपके आगे पढ़ते हो ना आप 73वां 74वां, उससे पहले 64वां 65वां संविधान संशोधन जो होता है, तो 64वें 65वें में तो हो नहीं पाता, फिर 73 74 में, वो कहीं ना कहीं सिंघवी, एल.एम. सिंघवी की देन है। किसकी? एल.एम. सिंघवी की देन है। क्लियर हो गया। फिर आते हैं भाई पी.के. थुंगन समिति 1988। पी.के. थुंगन समिति 1988। कितना समय हुआ अभी भाई, थोड़ा सा ये बता दूं। 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। क्या दिया? समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं। सीधे संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली और सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिश पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। ठीक है। तत्पश्चात पंचायत संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, संसद में लेके आए। लोकसभा राज्यसभा ने 22 और 23 दिसंबर को क्या कर दिया इसे? 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित हो जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दी। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। अब कल मैं पढ़ाऊंगा आपको पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड मैं पेपर में बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बॉक्सेस करने हैं पूरे, ठीक है, और पेपर करना है। क्लियर? ठीक है।